हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे हम लोग SN1 SN2 रिएक्शंस। आज के लिए यह लेक्चर नंबर 53 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। SN1 और SN2 दोनों के मैकेनिज्म को हम लोग देख चुके थे। SN1 और SN2 उसमें से जो मेजर डिफरेंस था SN1 और SN2 रिएक्शन में, वह तो सबसे पहले स्टेप का था। ये 2 स्टेप में था, 2 स्टेप्स, और ये था 1 स्टेप का, 1 स्टेप। इसमें कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट था, जबकि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बल्कि केवल ट्रांजिशन स्टेट था। रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स में केवल हम लोग यदि देखें तो उस अल्काइल हैलाइड्स में यहाँ 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव था, 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री। वजह देख चुके थे हम लोग कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। यहाँ उल्टा था, 1 डिग्री ही ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री। एक मिथाइल हैलाइड भी ले ले, 0 डिग्री, ऐसा इस तरह से। और इसमें से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट किए थे SN2 रिएक्शन में, खास करके अस्टेरिक हिंड्रेंस की बात किए थे हम लोग। अस्टेरिक हिंड्रेंस की बात किए हुए थे हम लोग कि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहा था रिएक्टिविटी, और यहाँ कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहा था इसके रिएक्टिविटी को। अब इसमें था क्या, ज़रा ध्यान से समझोगे। इस तरह से कोई हैलाइड था, ई पहले यहाँ से निकल रहा था, देन यहाँ कार्बोकेटायन बनता था जो कि प्लानर है, ट्राइगोनल प्लानर कार्बोकेटायन। इस केस में ये जो एंगल यहाँ हो रहा था, कोई भी एंगल, वह 120 डिग्री। कार्बोकेटायन का एंगल इतना ही होता है। लेकिन SN2 में क्या था ना कि यदि इस तरह से है तो यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल है Y-, तो ये यहाँ से हटता था, सेम टाइम ये जा करके अटैक कर रहा था, तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था कुछ इस टाइप का। EYX पार्शियल माइनस यहाँ भी, पार्शियल माइनस यहाँ भी, ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ हम लोग देखे थे कि ये जो एंगल्स थे ये 90 डिग्री TBP है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये वाला एंगल भी इतना ही होगा, 90 ही होगा ना, परपेंडिकुलर है, ये भी 90 ही होगा। TBP स्ट्रक्चर समझे हुए हो तो क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि यहाँ यह अभी टेट्राहेड्रल है, तो इस केस में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास, यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास। लेकिन जैसे ही यह ग्रुप हटा तो यही एंगल जो है बढ़ करके हो गया 120, एंगल इंक्रीज किया यहाँ। लेकिन यहाँ जो 10928 था वो यहाँ 90 हो गया, मतलब एंगल डिक्रीज किया। अब यदि यहाँ एंगल इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये ग्रुप्स पहले की तुलना में और दूर जा रहे हैं, और यहाँ वही ग्रुप्स पहले की तुलना में और नज़दीक आ रहे हैं। अब यदि ये ग्रुप्स दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ इनके बीच का जो रिपल्सन है वो पहले से अब कम होगा। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, या फिर यहाँ जो ग्रुप्स जुड़े रहते हैं उसके बीच का जो रिपल्सन होता है,
अस्टेरिक रिपल्सन जिसको हम लोग कहेंगे, तो वो जो है यहाँ कम होगा क्योंकि एंगल बढ़ा है, ग्रुप दूर गए, तो यहाँ अस्टेरिक हिंड्रेंस जैसा कोई बात ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ ग्रुप्स नज़दीक आए हैं, 109 से 90 हो गया है, तो जो ग्रुप्स नज़दीक आए हैं तो अब होगा क्या कि यहाँ जो ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, एक ग्रुप जो है फील करेंगे रिपल्सन अगल बगल वाले से, न्यूक्लियोफ्यूज से भी और न्यूक्लियोफाइल से भी। तो SN2 में याद रखना है कि इसमें अस्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अस्टेरिक हिंड्रेंस, और इसमें अस्टेरिक फैक्टर कुछ होता नहीं है, इसमें नहीं कंसिडर करते हैं। वजह साफ साफ बता दिए कि यहाँ एंगल बढ़ गया 120 पे ग्रुप से, तो इनके बीच का रिपल्सन क्या ही हो सकता है, ग्रुप लार्ज रहे चाहे स्मॉल रहे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वहाँ 90 एंगल काफ़ी कम है, और एंगल कम है इसके वजह से यदि वहाँ आप बड़े बड़े ग्रुप्स लेते हो तो वे रिपल्सन करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट को डिस्टेबलाइज करेंगे और रिएक्शन के रेट को स्लो करेंगे, या फिर बोले कि जो अल्काइल हैलाइड हम लोग लिए हुए हैं उसके रिएक्टिविटी को जो है वे डिक्रीज करेंगे। तो यदि कोई पूछे कि आखिर अस्टेरिक हिंड्रेंस SN2 रिएक्शन में ही क्यों कंसिडर किया जाता है, SN1 में क्यों नहीं किया जाता है, तो वजह आप यही बताओगे कि SN1 में एंगल जो है बढ़ता है, स्टार्टिंग मटेरियल के तुलना में इंटरमीडिएट का जो एंगल होता है वह अधिक होता है, ग्रुप्स दूर होते हैं, और जब ग्रुप्स दूर जाएंगे तो उनके बीच रिपल्सन ऑब्वियसली घटेगा, बढ़ेगा का है। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता है, जब वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उस केस में वे ग्रुप्स नज़दीक आते हैं, और नज़दीक आने के बाद जो है उनके बीच का रिपल्सन, बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, वे दो ग्रुप में जो एटम्स है उनके बीच का रिपल्सन, ये जो है इन्हांस करेगा, वहाँ बढ़ेगा। इसलिए अस्टेरिक हिंड्रेंस को जो है हम लोग SN2 में कंसिडर करते हैं, SN1 में नहीं करते हैं। इसको बताए थे कल इसी तरीके से कि यदि यहाँ छोटा छोटा ग्रुप है तो यार न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच करेगा, लेकिन वही मान लो कि यहाँ ग्रुप बड़ा बड़ा है इस तरह से, तो कैसे पहुँचेगा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक, बताओ। सामने से तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि हटा ही नहीं है, इसको पीछे से ही जाना होगा, पीछे से इसको जाना होगा। जैसे मान लो कि तुम कोई घर में घुसना चाह रहे हो, ठीक, ये घर है ऐसा, यहाँ जाना चाह रहे हो, आसानी से जा सकते हो, कब, जब दरवाज़ा खुला हो या फिर यहाँ कोई नहीं हो, आसानी से। लेकिन यदि यहाँ लोग हैं या दरवाज़ा बंद है फिर भी तुमको घर में जाना है, इलीगली घर में जाना है, तो तुम्हें कोई पीछे का रास्ता देखना होगा। अब पीछे का रास्ता देखना होगा, लेकिन मान लो कि यहाँ भी पहरेदार लगे हुए हैं, कैसे घुसोगे बताओ तुमको, है पॉसिबिलिटी क्या? नहीं। लेकिन यहाँ नहीं कोई रहता, या कोई वैसा रहता जिसको तुम धूम धाम के निकल जाते, वहाँ से पीट देते और चले जाते, ज़बरदस्ती घुस जाते, तो आसानी होता तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ बड़े बड़े जो है गार्ड लगे हुए हैं जिसको तुम ओवरकम ही नहीं कर सकते हो, तो फिर यहाँ घुसना पॉसिबल नहीं है। हाँ, रहते कोई वीक ऐसे तो चलो इसको तुम निपट लेते हैं दोनों से और चले जाते। तो वही चीज़ यहाँ है कि यदि यहाँ छोटा छोटा ग्रुप है तो ज़बरदस्ती घुस जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े ग्रुप्स आ जाएंगे तो ये इस तरह से इसको रोकेंगे कि यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे, इधर से तो आ ही नहीं सकता, यहाँ खड़ा है पहले से, ऐसा इधर से तो घुस ही नहीं सकते हो पहले से यहाँ लोग, समझ रहे हो बात को ना। तो ये बेसिक सा बात हुआ। तो अपने से तुम सोच करके देखो इसको कि जैसे मान लो तुम रोड में जा रहे हो और रोड खाली है, खाली इन सेंस कि कुछ लोग ही हैं रोड में, तो तुम अपने हिसाब से जा सकते हो, वहाँ स्लो भी जा सकते हो, फास्ट भी जा सकते हो, क्योंकि जगह तुम्हारे लिए वहाँ पूरा अवेलेबल है। लेकिन सोचो कि वह रोड में ट्रैफिक है, जाम है, लोग एकदम भीड़ भाड़ लगाए हुए हैं, और वहाँ तुम चाहोगे कि जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ें, है पॉसिबल नहीं है। वह भीड़ तुम्हें क्या करेगा, वे लोग तुम्हें क्या करेंगे, या फिर वे जो गाड़ियाँ वहाँ सड़क पे खड़ा है वे क्या करेंगी, आगे बढ़ने से तुम्हें रोकेगी। तो जो भीड़ भाड़ के चलते तुम्हें बाधा उत्पन्न हो रहा है ना आगे बढ़ने में, दिस इज कॉल्ड अस्टेरिक हिंड्रेंस। इसी को हम कहते हैं अस्टेरिक हिंड्रेंस, बैरियर ड्यू टू क्राउडनेस, भीड़ भाड़ के चलते जो बाधा उत्पन्न होता है ऐसा। और ये अस्टेरिक हिंड्रेंस, इस वर्ड को दिमाग में बैठा लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा पॉपुलर वर्ड है। कुछ नहीं हो रहा है तो अस्टेरिक हिंड्रेंस होगा, वहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा काहे हुआ, तो अस्टेरिक हिंड्रेंस के चलते हुआ। तो बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है, ध्यान रखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अस्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये हम एक्सप्लेन किए कि आखिर अस्टेरिक हिंड्रेंस को हम SN2 में ही क्यों कंसिडर करते हैं, SN1 में कंसिडर क्यों नहीं करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कि क्या वजह है इसका।
क्यों हम लोग ऐसा ये करते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन हुआ। सो नेक्स्ट इसका स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर ले हम लोग। एक तो स्टेरिक फैक्टर को लेकर के चले, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करने का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट का नेचर क्या होगा रिएक्टेंट के तुलना में, अरेंजमेंट क्या होगा ग्रुप्स का उनमें, उसकी बात कर ले हम लोग। तो जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब जो ग्रुप्स होंगे उनका अरेंजमेंट, स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। ऐसा तो SN1 क्या इसमें SN1 में हम लोग किए थे कि इस तरह का कोई ग्रुप है, पहले यहाँ से निकल चुका था, देन कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था और इस कार्बोकेटायन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल था। इसी एम्प्टी ऑर्बिटल में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता था आइदर एबव और बिलो, और ऐसा करने से यहाँ दो प्रोडक्ट्स बनने के गुंजाइश थे, एक ऐसा और एक इस तरह का। मतलब एक रिएक्टेंट के जैसा कि यदि रिएक्टेंट में यह एक्स हट रहा है इधर राइट साइड से तो न्यूक्लियोफाइल भी उधर ही जुड़ा है, और दूसरा कि लेफ्ट साइड जुड़ा है ऐसा। तो यदि इस तरह का सिचुएशन और बोले थे कि दोनों के बनने का चांस एकदम बराबर है, 50% ही बनेगा तो 50% ही बनेगा, दोनों बराबर ही बनेंगे। तो जब ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट जिनका स्पाशियल अरेंजमेंट केवल अपोजिट हो वे इक्वल अमाउंट में बने तो इसे हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। इसे हम क्या कह रहे थे, रेसमिक मिक्सचर कह रहे थे। और इसमें से ये दोनों एक दूसरे के लिए इनैंसियोमर्स कहला रहे थे। इन टर्म्स को पढ़ोगे आप आइसोमेरिक चैप्टर में आगे, ऐसा रेसमिक मिक्सचर या इनैंसियोमर्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विथ रेसिमाइजेशन, इसमें रेसिमाइजेशन होता है। जबकि SN2 का कहानी अलग था, SN2 का कहानी अलग था कि इसमें इस तरह का ग्रुप है, यहाँ हम लोग न्यूक्लियोफाइल लिए हुए हैं, दोनों काम एक साथ, एक्स यहाँ से हट रहा था, ई जा करके अटैक कर रहा था, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनता था। हम डायरेक्ट यहाँ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट और उसके बाद प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जस्ट उलट जाता था ना, ऐसा बनता था ऐसा। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा स्पाशियल अरेंजमेंट है। इसमें हटने वाला ग्रुप राइट साइड है, इसमें लेफ्ट साइड आ गया, तो इसे हम कह रहे थे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट ग्रुप का, इन्वर्जन मतलब उल्टा। तो इसमें ग्रुप का अरेंजमेंट जो है उलट जा रहा था। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ रेसिमाइजेशन, यहाँ इन्वर्जन, बस इतना सा बात याद रख लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम बता रहे हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखोगे इस बात को। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, जहाँ से अलग से जो है ना क्वेश्चन एराइज होता है, इसलिए इन पॉइंट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, कभी नहीं, ध्यान रखोगे इसको। नेक्स्ट लीविंग ग्रुप की बात करेंगे हम लोग। लीविंग ग्रुप, स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में आ गया कि एक में रेसिमाइजेशन हुआ, दूसरे में इन्वर्जन हुआ।
नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, हटने वाला ग्रुप। तो देखो SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन में लिविंग ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लिविंग ग्रुप समझ रहे हो ना, जो ग्रुप वहाँ से लीव करेगा, हटेगा, जिसके हटने से न्यूक्लियोफाइल वहाँ आकर के जुड़ेगा, उस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोले, SN1 और SN2 इन दोनों रिएक्शंस में जो है लिविंग ग्रुप का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है दोनों में। बेसिकली जो लिविंग ग्रुप अभी हम लोग पढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल में, वह हेलाइड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। हेलाइड ग्रुप X माइनस F माइनस होगा, Cl माइनस होगा, Br माइनस होगा, I मोस्टली हम कह रहे हैं कि ये कॉमन होते हैं। अब रिएक्शन SN1 हो या SN2 हो, क्या ही फर्क पड़ता है, हटना तो दोनों में है ग्रुप को। ऐसे यहाँ ग्रुप हटेगा नहीं तो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, और कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस ग्रुप का हटना यहाँ भी उतना ही ज़रूरी हुआ। वैसे यहाँ एक ग्रुप जब तक धीरे धीरे यहाँ से निकलेगा नहीं, तब तक कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। मान के चलो कि अड़ग रहे कि नहीं हम निकलेंगे ही नहीं, किसी भी हाल में हम नहीं निकलेंगे, तब तो क्या ही कर लेगा ये अटैक करके, जब ये निकलेगा ही नहीं, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो कैसे जा कर के यहाँ ये करेगा बताओ। सिंपल सी बात है ना, तुम इसे समझ सकते हो कि यदि कोई किसी से जुड़ा हुआ है पहले से और तुम अब इसके साथ जाके जुड़ना चाहते हो, तो तुम्हारे चाहने से जुड़ नहीं जाओगे तुम इसके पास, बल्कि जो पहले से जुड़ा हुआ है उसका हटने का भी यहाँ से नेचर होना चाहिए। नहीं तो यही अड़ी गए कि नहीं हम इससे जुड़े ही रहेंगे, तो कैसे हमको हटाओगे, देखते हैं ज़रा। तो यदि ई यहाँ अड़िग हो जाए, रिजिड हो जाए, तो तुम कैसे जुड़ पाओगे बताओ, क्योंकि इसका पूरा इसको जो चाहिए मिल रहा है इधर से। तो तुम ज़बरदस्ती यहाँ करोगे तो तब पॉसिबल है जब ई यहाँ से निकलेगा। तो ये लिविंग ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिविंग ग्रुप जितना बेहतर होगा, जितना आसानी से लीव करेगा, उतना फेवर में जाएगा वह दोनों के लिए, SN1 के लिए भी और SN2 के लिए भी, दोनों के लिए काफ़ी फेवरेबल होगा वो, याद रखोगे। अभी ग्रुप आसानी से कब हटेगा, जब ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। जब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, आसानी से टूटेगा। और बॉन्ड आसानी से कब टूटेगा, जब वीक हो। और वीक कब होगा, जब लॉन्ग हो, लंबा हो। तो इसका मतलब कि जब यहाँ का बॉन्ड लंबा हो, वीक हो, तो आसानी से यह X यहाँ से निकलेगा और फिर रिएक्शन प्रोसीड करेगा, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो। अभी बॉन्ड लंबा कब होगा, ये तो डिपेंड करता है साइज पे, साइज पे डिपेंड करता है कि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन का है, कार्बन ब्रोमीन का है, कार्बन आयोडीन का है। डाउन जाने से हम लोग जानते हैं कि साइज बढ़ता है एटम का, हेलोजन का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड का लंबाई भी बढ़ेगा। हाँ, ऐसे नीचे जाओगे तो लिख सकते हो साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज। दूसरा CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। तीसरा CX बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। और चौथा रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। तो जैसे हम लोग पढ़े कि SN2 रिएक्शन में मिथाइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव है, ऐसा हम लोग पढ़े, मिथाइल हैलाइड जो है मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन इसमें भी यदि हम चेंज करें, CH3F दें तुम्हें, CH3Cl दे दें, CH3Br दे दें और CH3I दे दें, और हम पूछे बताओ अब इन चारों में कौन है, सारे के सारे मिथाइल हैलाइड्स हैं, सबके सब मिथाइल हैलाइड्स हैं, तो इन चारों में अब बताओ जरा कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो कंसेप्ट समझ गए हो तो बता दो कौन होगा, कौन होगा, मिथाइल आयोडाइड होगा, क्योंकि यहाँ आयोडीन बड़ा साइज का है, बॉन्ड कमजोर होगा, आसानी से टूटेगा, तो जा करके फटाक से अटैक करेगा। ऐसा सेम यहाँ भी होगा, सेम यहाँ भी होगा कि इसमें हम लोग पढ़े कि टर्शियरी वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसे तो यहाँ एक बार हम F जोड़े, एक बार Cl जोड़े, एक बार Br जोड़े, एक बार I, और पूछें कि बताओ कौन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली I वाला। इसीलिए जो एग्जाम्पल्स तुम देखोगे ना मोस्ट ऑफ दी बुक्स में, या फिर हम भी जो एग्जाम्पल्स बताए हुए थे उसमें जनरली लोग या तो आयोडीन को लेते हैं या ब्रोमीन को लेते हैं।
क्लोरीन भी कभी कदार ले लिया जाता है, फ्लोरीन नहीं। बड़ा खतरनाक चीज़ है, फ्लोरीन नहीं लेते हम लोग। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन, हम पहले भी बता चुके हैं कि 99% ऑर्गेनिक रिएक्शंस वैसे हैं जिसमें फ्लोरीन का तुम चर्चा भी नहीं सुनोगे, कहीं नहीं, जरा सा भी नहीं सुन पाओगे। हाँ, इतना मतलब इसका डिमेरिट है। डिमेरिट वजह ये है कि अपने तरफ से इसको ठीक लगता है कि भाई हम तो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी मजबूत बॉन्ड बनाते हैं दूसरे से, तो मजबूत बॉन्ड बनाते हो ठीक है, लेकिन एक बार जिससे जुड़ गए मजबूती से तो फिर वहाँ से हटना भी तो उतना ही मुश्किल होता है। समझ लो कि तुम अपने घर वाले लोगों से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो, बहुत ही इमोशनली जुड़े हुए हो, और तुम सोचो कि यह तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि बुरा है तुम्हारे लिए, तो लगेगा कि ठीक ही है, घर वालों से जुड़ करके रहना तो अच्छी बात होता है। कैसे है, मान के चलो कि तुम्हें कुछ करने के लिए घर से बाहर जाना पड़े, पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाना पड़े, कुछ नौकरी के लिए घर से बाहर जाना पड़े, तो उस समय कैसे जा पाओगे उन लोगों को छोड़ करके जिससे तुम इतना स्ट्रांगली जुड़े हुए हो? सोचो, वहाँ तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस केस में। इसीलिए उतना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी भी, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब टूटने की बारी आती है ना तो फिर वहाँ बहुत दिक्कत हो जाता है। फ्लोरीन का इसमें क्या गलती था, ये तो मजबूत बॉन्ड बनाता है, तो खुश है कि हम तो बड़ा मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, तो तुम्हारा खुश रहने से क्या होगा? वहाँ से फिर दूसरा आकर के जुड़ना चाहेगा तुम्हें डिस्प्लेस करके, तो नहीं ना पॉसिबल होगा, तुम किसी के पास जाके जुड़ ही नहीं पाओगे फिर, क्योंकि यहाँ से हट नहीं पाओगे ऐसा। तो ये सारी बातें हैं यहाँ। तो हैलोजन के केस में हम बताए कि याद रखोगे आयोडाइड सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है, उससे कम ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, और सबसे फालतू का है फ्लोराइड। इतना फालतू का कि उसके बारे में हम लोग तो पढ़ते भी नहीं हैं, याद रखोगे। अब कभी कदार लोग अल्कोहल में भी दिमाग लगाते हैं, कभी कभी लोग अल्कोहल में भी दिमाग लगाते हैं कि ऐसा कोई अल्कोहल है और यहाँ हम न्यूक्लियोफाइल लिए हैं, तो यह देखो ऐसे OH बाहर और ये ऐसा RNU, OH को यहाँ लिविंग ग्रुप बनाते हैं, OH को यहाँ लिविंग ग्रुप बनाते हैं। ब्लंडर है या ब्लंडर है, हाँ, OH कैन नेवर बी या लिविंग ग्रुप। OH माइनस कभी एक लिविंग ग्रुप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि OH माइनस जो तुम देख रहे हो ना, ये OH माइनस यहाँ से निकलेगा तो इसके स्टेबिलिटी का कोई गुंजाइश ही नहीं है, और साथ ही साथ OH माइनस फिर से यहाँ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना, हो सकता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही और जा करके अटैक करे। तो बेसिकली इतना याद रख लो कि OH माइनस जो है कभी भी एक लिविंग ग्रुप नहीं होगा, कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, तो वहाँ आप OH माइनस को डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हो। तो इस केस में फिर बहुत सारा उपाय होता है। इस केस में जो है फिर बहुत सारा उपाय है कि डायरेक्ट OH यदि वहाँ से नहीं निकलेगा तो कैसे फिर अल्कोहल में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे भाई। यदि डायरेक्ट OH ग्रुप रिमूव नहीं हो रहा है वहाँ से, तो हम कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल का? तो उसके कई ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन प्रोटोनेशन करवा दो, दूसरा ऑप्शन है कि उस OH को कुछ वैसे ग्रुप में बदल दो जो एक बढ़िया लिविंग ग्रुप हो, तब वहाँ से सब्स्टिट्यूशन उसका हो सकता है, बड़ा आसानी से हो सकता है। और वे कौन से ग्रुप हैं जिसमें उसको बदला जा सकता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस अभी हैलोजन को लेकर के हम लोग आश्वस्त हो गए कि हैलोजन में एकदम बेहतर लिविंग ग्रुप है आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। फ्लोराइड का चर्चा हम लोग नहीं करेंगे कहीं, इसके लक्षण के चलते, इसका नेचर के चलते। मजबूत बॉन्ड बनाता है तो फिर टूटना उठना इसके लिए बड़ा दिक्कत की बात हो जाता है ऐसा। तो हैलाइड में याद रख लोगे इस बात को, ये दोनों में लागू है, SN1 में भी और SN2 में भी। और बाकी अल्कोहल का क्या कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।